तो कहानी के शुरुआत पे हमें फॉर्च्यून स्टार लुयान को दिखा होती है। वो अपनी 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन को राइड करते हुए निंजा किंगडम पे आ गई होती है और सभी डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट कर रही होती है। वो अपनी 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन के मदद से बहुत ही आसानी के साथ वो सभी डेमोनिक बीस्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से खत्म कर रही होती है। और वही वो सभी डेमोनिक बीस्ट को इतना आसानी के साथ मरता हुआ देखने के बाद वो मनी मन में कह रही होती है, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये सभी डेमोनिक बीस्ट को खत्म करने के बाद मैं कहाँ जाऊँ। सीनियर ब्रदर, मुझे क्या करना चाहिए? वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक समय दिखाते कि उस जगह पे डेमोनिक सेक्ट के 2 डिसाइपल आ गया होता है। वहीं पे एक डिसाइपल कह रहा होता है, अरे मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हमें यहाँ पे डिवाइन बीस्ट देखने को मिल जाएगा। क्या कहते हो, क्या इस लड़की को पूरी तरीके से खत्म करके ये डिवाइन बीस्ट को छीन ले? ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा डिसाइपल हंसते हुए कह रहा होता है, अरे क्या कह रही हो, जरूर हम इस तरह की डिवाइन बीस्ट को मिस कैसे कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं महसूस कर सकता हूँ इस लड़की के पास बहुत ही बढ़िया ट्रेजर है। तभी डेमोनिक सेट के वो दोनों डिसाइबल के प्रेजेंस को महसूस करते ही फॉर्च्यून स्टार लुयान पीछे मुड़ते हुए कह रही होती है, ये घटिया स्मेल, तो तुम दोनों डेमोनिक सेट से बिलोंग करते हो। लुयान की ये बातें को सुनने के बाद हम डेमोनिक सेट के वो दोनों डिसाइबल को देखते हैं। वो दोनों अचानक से एक साथ मिलकर फॉर्च्यून स्टार लुयान के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पे उन दोनों का अटैक करता हुआ देखने के बाद लुयान थोड़ी चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन पिछले सभी डेमोनिक बीस्ट के साथ फाइट करते समय ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो गया होता है। ये देखने के बाद लुयान 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन के कान में आकर धीमे साथ में कुछ कहती है और लुयान की बातों को समझते हुए 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन रोर करते हुए ऊपर आ जाती है और डेमन सेट के दोनों डिसाइबल के ऊपर अटैक करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। वहीं पे 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन को अटैक करता हुआ देखने के बाद अटैक करने के लिए उसके पास अभी भी एनर्जी है। ये देखने के बाद डेमन सेट के डिसाइबल शॉक होते हुए कह रहा होता है, व्हाट द हेल, अटैक करने के लिए इसके पास अभी भी एनर्जी कैसा हो सकता है? फिर उसके बाद वो 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन के खिलाफ फाइट बैक करने के लिए एक टेक्निक यूज करता है और ये टेक्निक को यूज करने के बाद वो पूरा एरिया ब्लड मिस्ट से भर जाता है। पर वो अपने टेक्निक को पूरी तरीके से अनलीज कर पाता उससे पहले हम फॉर्च्यून स्टार लुयान को देखते हैं। वो अपने 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन के पीठ पे चढ़ के वहां से जाने लगती है। ये देखने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, डैम इट, इस लड़की ने मुझे तो ऑलमोस्ट ट्रिक कर दिया था। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद लुयान 8 क्लॉइड व्हाइट ड्रैगन के पीठ पे चढ़ के वहां से जाते हुए कह रही होती है, तुम सभी डेमन सेट के विलेन दूसरों के मिसफॉर्चून के फायदे उठाने के अलावा कुछ जानते नहीं हो। अगर मेरी टेम किया हुआ बीस्ट का एनर्जी एग्जॉस्ट ना हो गया होता तो मैं तुम सभी को धूल में बदल दिया होता। पर वो अपने बातें को खत्म किया ही होता है, पर अचानक समय दिखाते कि उस जगह पे एक फॉर्मेशन अपेयर हो जाता है और जूनियर सिस्टर लुयान को पूरी तरीके से ट्रैप कर देती है। ये देखने के बाद फॉर्च्यून स्टार लुयान शॉक होते हुए कह रही होती है, क्या फॉर्मेशन, ये कब अपेयर हुआ? लुयान की ये बातें को सुनने के बाद डेमन सेट के वो डिसाइपल हंसते हुए कह रहा होता है, मैंने ऑलरेडी बहुत पहले मेरे सेट के सभी मेंबर के साथ मिलकर एपी यान गैदरिंग और यान लॉकिंग फॉर्मेशन को सेटअप किया था। वैसे अगर तुम्हारी डिवाइन ड्रैगन का कंडीशन पीक पे रहता है तब फिर भी ये फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए रेसिस्ट करना बंद करो और मेरे सोल विनर को पावरफुल बनाने के लिए मुझे तुम्हारे सोल को रिफाइन करने दो। पर तभी अचानक से हम फॉर्च्यून स्टार के लिटिल पेट को देखते हैं। वो डेमन सेट के डिसाइपल को रिफाइन करने से रोकने के लिए अटैक कर दिया होता है और हमें डेमन सेट के डिसाइपल को दिखा होता है, वो सिर्फ एक ही पांच मारते हुए जूनियर सिस्टर के उस लिटिल पेट को पूरी तरीके से घायल कर देता है, दूर फेंक देता है। सामने की ये नजारा को देखने के बाद जूनियर सिस्टर चिंता करते हुए कह रही होती है, लिटिल म्यू, क्या तुम सही हो? पर अचानक समय दिखा आता है वो फॉर्मेशन और सोल भिनार के कारण जूनियर सिस्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे गायब हो रही होती है। वो खुद को बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस कर रही होती है। ये देखने के बाद सामने रहे डेमन सेट के वो डिसाइपल जोर जोर से हंस रहा होता है, हंसते हुए कह रहा होता है, अरे तुम खुद को बचा नहीं पा रही हो और दूसरे को बचाने के बारे में सोच रही हो। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि किंगडम सेट के डिसाइपल इतना बुद्धू है। पर जो भी हो, मेरे सोल विनर को पावर अप करने के लिए बहुत ही बढ़िया मटेरियल मिल चुका है। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद लुयान मनी मन में कह रही होती है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी सीनियर ब्रदर की विश के हिसाब से वो सभी को मेरी किंगडम सेट पे अटैक नहीं करने दूंगी। पर फिर भी मैं सीनियर ब्रदर के लास्ट विश को पूरा कर दिया है, तो फिर मैं अब जिंदा रह के क्या करूं? सीनियर ब्रदर, मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ, मैं अभी मरना चाहती हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने आप को बंद कर देती है। पर तभी अचानक से उसे महसूस होती है कि किसी ने उसे गोद पे उठा लिया है। ये महसूस करती है जब वो अपनी आंख खोल के सामने देखती है तो हमें दिखा आता है कि उसे गोद पे उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि लिंजाओ रहता है। और लिंजाओ को अपने आंखों के सामने देखने के बाद लुयान स्माइल करते हुए कह रही होती है, क्या मैं अंडरवर्ल्ड पे हूँ? सीनियर ब्रदर, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया है। ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर, लेट आने के लिए मुझे माफ करना। बेबी लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद हमें लुयान को दिखा आती है। वो बई पे चुप हो जाती है। वो समझने की कोशिश करती है कि उसके आंखों के सामने जो लिंजाओ है वो सच है या फिर झूठ है, और ये समझने के बाद ही वो फूट फूट के रो रही होती है। और वही उन दोनों की ये इमोशनल सीन को देखने के बाद हमें साइड पे डेमन सेट के वो डिसाइपल को दिखा आता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, बच्चे, क्या तू ब्यूटी को बचा के हीरो बनना चाहता है? चिंता मत कर, मैं तुझे भी रिफाइन कर दूंगा। पर हमें लिंजा को दिखा होता है। वो उसके बातों को इग्नोर करते हुए लुयान को कह रहा होता है, लुयान तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हें एकदम सही सलामत घर वापस लेके जाऊंगा। फिर उसके बाद ही वो डिमोसेट के दोनों डिसाइबल की तरफ देखते हुए अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, चलो अब तुम सभी को हैंडल करने का समय आ चुका है। लिंजाओ की ये बातें को सुनने के बाद डिमोसेट के डिसाइबल कह रहा होता है, यूनिया के लेटर के हिसाब से क्या ये हैंडसम यंग मैन लिंजाओ है? उसकी ये बातों को सुनने के बाद वो पहला डिसाइबल कह रहा होता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल हमसे बहुत ही ज्यादा हाई है। वैसे इस बंदे को कैसे पता चला कि हम निंजा किंगडम से गुजरने वाले हैं? क्या हुइच किंग ने हमें धोखा दे दिया है? और अगर धोखा दिया भी है तो वो लिटिल हुइच मास्टर के कंट्रोल से बाहर कैसे आया? ये बातों को सुनने के बाद वो दूसरा डिसाइबल कह रहा होता है, अरे तुम्हारे सोल बैनर पे तो नेसर सोल कल्टीवेटर की यान स्पिरिट है ना? तो वही यूज करते हुए इस बंदे को पूरी तरीके से खत्म कर दो और उसके सोल को कैप्चर करके जो कुछ भी जानना चाहते हो वो सब कुछ जान सकते हो, बस उसकी फिजिकल बॉडी मुझे दे देना। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद वो पहला डिसाइबल कह रहा होता है, अरे तुमने एकदम सही कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि दो नेसर सोल कल्टीवेटर के सोल लिंजाओ को हैंडल नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ही वो अपने सोल वेनर से दो नेसर सोल कल्टीवेटर के यान सोल को समन कर लिया होता है जो सिर्फ उसके लिए काम करता है। वो चिल्लाते हुए लिंजाओ को कह रहा होता है, मैं नहीं जानता कि तुझे कैसे पता चला कि हम निंजा किंगडम से गुजरने वाले हैं, पर अब जब तू यहाँ पे अकेला आने का हिम्मत किया है तो हमें दोष मत देना। तो चलो सबसे पहले जा होंगलिंग के डिसाइबल को मार के किंगलॉन्सर के डिस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे जा होंगलिंग किस तरह की एक्सप्रेशन बनाती है। उसके बाद ही दो नेसर सोल कल्टीवेटर के यान सोल लिंजाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उसके साथ ही साथ डिमोसेट के जो पहला डिसाइबल रहता है वो भी लिंजाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद हमें पीछे रहे डिमोसेट के वो दूसरे डिसाइबल को दिखा होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, मैं गारंटी दे सकता हूँ ये दोनों नेसर सोल कल्टीवेटर के यान सोल के कारण लिंजाओ पूरी तरीके से धूल में बदल जाएगा। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हमें दिखा होता है कि अचानक से लिंजिन अपने धर्मा फॉर्म को समन कर लिया होता है और उस धर्मा फॉर्म के पावर और प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि भाई भी जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। पर लिंजिन सिर्फ वहीं पे नहीं रुकता है, वो अपने सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड सोल सेजिंग बेट को बाहर निकल लिया होता है जो किसी भी घोस्ट या फिर स्पिरिट को कंट्रोल करने के लिए काम पे आता है। और वो यही आइटम को यूज करते हुए डिमोसेट के पहले डिसाइबल के दो नेसर सोल कल्टीवेटर के यान सोल को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। फिर उसके बाद ही वो दो यान सोल को डिमोसेट के वो पहले डिसाइबल के ऊपर अटैक करने के लिए कमांड देता है और लिंजिन के कमांड रिसीव होती है वो दो यान सोल डिमोसेट के वो पहले डिसाइबल को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद लिंजाओ की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद जो दूसरा डिसाइपल रहता है वो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। मनी मन में कह रहा था कि क्या यहाँ पे चल क्या रहा है, इस बच्चे ने अभी भी किस तरह के एविल मैजिक यूज किया। फिर उसके बाद ही वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से भागना होगा, इस बंदे के साथ कुछ गलत है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि मिट्टी के अंदर से बहुत सारे भेंस बाहर आता है और उस बंदे को पूरी तरीके से जकड़ लिया होता है। ये नजारा को देखने के बाद वो अपने पास से छुपा हुआ सिगरेट वेपन को बाहर निकल के वो सभी भेंस को तोड़ने का कोशिश करता है, पर वो सभी भेंस का कुछ नहीं होता है बल्कि उसे और भी ज्यादा जोर से जकड़ने लगता है। पर तभी अचानक से हम लिंजाओ को देखते हैं, वो अपने 4 जूनियर सिस्टर लुयान को अपने बाहों में लेके उन दोनों के सामने आते हुए कह रहा होता है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक कोई भी मेरे जूनियर सिस्टर को टच भी नहीं कर सकता। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम लिंजाओ को देखते हैं, वो भेंस को यूज करते हुए डिमोनिक सेट के 2 डिसाइपल को कैद कर लिया होता है। फिर उसके बाद लिंजाओ उन दोनों की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, वैसे ओरिजिनल नोवेल की कहानी की सबसे याचन ने भी निंजा किंगडम के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, पर यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने के कारण तियानॉन ब्लड डेमन सिल्क को तोड़ के बाहर आ गया था और किमना सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से हम सामने रहे डेमन सेट के दोनों डिसाइपल को देखते हैं। वो दोनों ही हंसते हुए कह रहा होता है, लिंजाओ तू हमें कैप्चर कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू जो पूछेगा हम वही बता देंगे। ये बातों को सुनने के बाद लिंजिन उन दोनों को भेन से पूरी तरीके से जकड़ते हुए कह रहा होता है, किसने कहा कि मैं तुम सभी को कुछ पूछने वाला हूँ। फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रहा होता है, ये सभी डीमन को कुछ रिवील करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये सभी डीमन के प्लान के बारे में मुझे सब कुछ पता है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी हम साइड पे रहे लुयान को देखते हैं। वो लिंजाओ को कस के पकड़ के खड़ी रहती है। ये देखने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, लुयान ये कैसा रहेगा, मैं सबसे पहले डेमन सेट को हैंडल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बैठ के बात करेंगे। और हमें लुयान को दिखाती है, वो अभी भी फुट फुट के रो रही होती है, रोते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर मैं सच में सोच रही थी कि मैं आपसे और कभी नहीं मिल पाऊंगी। आपने मुझे झूठ क्यों कहा, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है, हर दिन मिस किया है। आपके लास्ट इच्छा को पूरा करने के लिए मैं मेरी पेस्ट देने का कोशिश किया है। मैंने आपको इतना ज्यादा मिस किया है कि मैं अपनी खुद की मौत को अपनाने के लिए तैयार हो गई थी। लुयान की ये बातें को सुनने के बाद लिंजाओ लुयान की फोrehead पे प्यार से किस करते हुए कह रहा होता है, लुयान मुझे पता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा सफर किया है, तुम्हें चिंता में डालने के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद ही हम लुयान को देखते हैं, वो अचानक से लिंजा को हग कर लिया होता है। फिर वो ब्लासिंग करते हुए स्माइल करते हुए कह रही होती है, सीनियर ब्रदर ये बहुत ही लंबा समय हो चुकी है जो आपने मुझे प्यार दिया है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से लिंजा को पकड़ के जहन पे लेटा दिया होता है
और लिंजाओ के ऊपर आ जाती है। ये देखने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, लुयान प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। और हमें लुयान को दिखाती है, वो लिंजाओ की एक भी बातों को नहीं सुनती है। वो कंटिन्यूअसली लिंजाओ के कपड़े को खोलते हुए कह रही होती है, नहीं सीनियर ब्रदर, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। फिर उसके बाद वो दोनों ही अपने वस्त्रों को खोल के खुले आसमान के नीचे अपने कांड शुरू कर देती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजाओ को देखते हैं, वो डेमन सेट के दोनों डिसाइपल को निंजा किंगडम के हुइच किंग के सामने लेके आ गया होता है। ये देखने के बाद हुइच किंग कह रहा होता है, अरे बहुत बढ़िया, पर यंग मास्टर जाओ, आपके एक्सप्रेशन को देख के लग रहा है कि आपका हालत सही नहीं है, क्या आपके साथ कुछ हुआ है? लिंजाओ कह रहा होता है, नहीं ज्यादा कुछ भी नहीं, डेमन आर्मी के खिलाफ लंबे समय तक फाइट करने के कारण मेरा एनर्जी थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है, और ज्यादा कुछ भी नहीं। लिंजाओ की ये बातें को सुनने के बाद हुइच किंग हंसते हुए कह रहा होता है, यंग मास्टर जाओ से जैसा उम्मीद था, तो चलो इस खुशी में एक बैंक्वेट ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं यंग मास्टर जाओ को एक प्रॉपर एंटरटेनमेंट देना चाहता हूँ। हुइच किंग की ये बातें को सुनने के बाद लिंजाओ पोलाइटली ना करते हुए कह रहा होता है, योर मिस्ट्री, आपकी ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और फेयन सिटी का सिचुएशन अभी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे वहीं पे जाना होगा। वैसे यहाँ पे और एक मैटर है, मैं चाहता हूँ कि निंजा किंगडम के प्रिंसेस जाविया और बाईजी दोनों मेरे साथ आए और ब्लड डेमन को सील करने के लिए मुझे मदद करे। लिंजाओ की ये बातें को सुनने के बाद हुइच किंग कह रहा होता है, वो दोनों आपके साथ जाएगी या फिर नहीं, ये सब कुछ उन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। लिंजाओ कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो हुइच किंग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही हम देखते कि वो दोनों ही लिंजिन के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, और उन दोनों को राजी होता हुआ देखने के बाद लिंजिन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अब जब तुम सभी राजी हो चुके हो तो चलो अभी निकलते हैं। पर तभी अचानक से हम साइड पे रहे निंजा किंगडम के प्रिंसेस जाविया को देखते हैं। वो लिंजिन को रोकते हुए कह रही होती है, ब्रदर जाओ प्लीज रुक जाओ, अब जब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो हुआ जेन से मिल क्यों नहीं लेते, वो ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। वही भी प्रिंसेस जाविया की ये बातें को सुनने के बाद लिंजा बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए मन में कह रहा होता है, ओ हाँ, मैं तो हुआ जेन के बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गया था। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम लिंजा को देखते, वो हुआजेन से मिलने के लिए आ गया होता है, और वहीं पे हमें हुआजेन को दिखा होता है, वो सो रहा होता है। ये देखने के बाद लिंजाओ उसके नाम को पुकारते हुए उसे नींद से उठाने का कोशिश करता है। तभी लिंजाओ की ये आवाज को सुनने के बाद हुआजेन धीरे धीरे अपने आंख को खोलते हुए मन में कह रहा होता है, कौन है जो इतना चिल्ला रहा है? वहीं पे हुआजेन को एकदम सही सलामत देखने के बाद, उसे आंख खोलता हुआ देखने के बाद लिंजाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, ओह लिटिल जेन, तो तुम उठ गए, तुम जब चले आए थे तो सेट पे ऐसा कोई भी नहीं था जो तुम्हें मिस नहीं किया था। वैसे पिछले कई सालों से किंगलॉन सेट पे बहुत कुछ हुआ है, तुम्हारी सीनियर सिस्टर और मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। वह लिंजाओ अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले ही हुआजेन लिंजाओ के अधिवाद को काटते हुए कह रहा होता है, प्लीज आप रुक जाइए, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? वहीं पे हुआजेन की ये बातें को सुनने के बाद लिंजाओ बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। वो वहीं पे चुप हो जाता है, आगे और कुछ नहीं कहता। वो बिना कुछ कहे उस रूम से बाहर आ जाता है। तभी लिंजिन बाहर आते ही निंजा किंगडम के प्रिंसेस जाविया हुआजेन के करंट सिचुएशन के बारे में लिंजाओ को डिटेल्स में एक्सप्लेन करती है। तभी उसकी सभी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, तो तुम कहना चाहती हो कि उसकी जिंदगी बचाने के चक्कर में वो अपनी सभी प्रीवियस मेमोरी खो चुकी है? लिंजाओ की ये बातें को सुनने के बाद प्रिंसेस जाविया कह रही होती है, ब्रदर जाओ मुझे माफ करना, पर हमारी हुइच क्लैन पे एक सीक्रेट टेक्निक है जिससे हम मेमोरी को रिस्टोर कर सकते हैं। क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो? मैं हुआजेन की मेमोरी को रिस्टोर करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर तभी अचानक से हम लिंजाओ को देखते हैं, वो प्रिंसेस जाविया के अधिवाद को काटते हुए कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाने लगता है। जाते हुए कह रहा होता है, अब जब वो अपने प्रीवियस मेमोरी भूल चुका है तो ये उसके लिए बेहतर है, वो एक नई जिंदगी का शुरुआत कर सकता है, ऑर्डिनरी पर्सन की तरह जिंदगी जी सकता है। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, हुआजेन मुझे दोस्त मत देना, ये स्वॉर्ड से लेके फाइट करना, खून बहाना, ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम एक अच्छे बच्चे हो, इतना सफर डिजर्व नहीं करते हो, तो इसलिए ऑर्डिनरी पर्सन की तरह पीसफुल जिंदगी जीना ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से उसे कुछ याद आ जाता है। फिर उसके बाद ही वो अपने पीछे रहे प्रिंसेस जाविया क्यूंदाई को कह रहा होता है, ओ हाँ क्यूंदाई, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? तभी से शिफ्ट हो जाता है, मैं फेयन सिटी के सिटी लॉर्ड प्लेस को दिखा होता है। वहीं पर एक बंदे को देखते हुए हड़बड़ी के साथ अंदर आते हुए किसी के सामने झुकते हुए कह रहा होता है, योर मेजेस्टी, एक बहुत ही बड़ा न्यूज है, जितने सारे डिमोनिक आर्मी सिटी को घेर के रखा था वो सभी अचानक से वापस लौट रहा है। तभी हमें दिखा होता है कि वो जिसको रिपोर्ट कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि नॉर्थन क्वीन या जुनार रहती है। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद जुनार थोड़ी चिंता में पड़ जाती है। मनी मन में कह रही थी कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? वो सभी डिमोनिक आर्मी अगर अपने बेस्ट देता तो बहुत ही आसानी के साथ फेयन सिटी को कैप्चर कर लेता, पर अचानक से गिव अप क्यों कर दिया? वो सभी क्या करने का कोशिश कर रहा है? क्या वो सभी हम सभी के साथ मजाक कर रहा है? डैम इट, अगर मैं मेरी कल्टिवेशन के बॉटलनेक को ब्रेक थ्रू कर पाती तो ये सब कुछ भी नहीं होता।
मैं बहुत ही आसानी के साथ वो सभी डीमन आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देती। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि रूम के बाहर से कोई उसके नाम से बुलाते हुए कह रहा होता है, जूनर। ये आवाज को सुनने के बाद जूनर जब पीछे मुड़ के देखती है तो हमें दिखा आता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि लिंजाओ रहता है। और लिंजाओ को यहाँ पे देखने के बाद जूनर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो सीधा दौड़ के लिंजाओ के पास आके लिंजाओ को हक कर लिया होता है। वो अपनी खुशी के आंसू रोते हुए कह रही होती है, ब्रदर साहब, मैंने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया है और मैंने आपको जो प्रॉमिस किया था वो भी पूरा किया है। जूनर की ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ भी जूनर को टाइट से हक करते हुए कह रहा होता है, जूनर, तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, तुम्हारी ये हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लिंजाओ की ये कॉम्प्लीमेंट को सुनने के बाद जूनर तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो लिंजाओ के प्यार में दीवानी हो जाती है। वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, ब्रदर साहब, तो आप फाइनली वापस आ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है। आप इतने लंबे समय से यहाँ पे नहीं आए थे। मैं सोच रही थी कि आपने मुझे छोड़ दिया है। वैसे चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पिछले कई दिनों से फियान सिटी पे क्या क्या हुआ था। पर तभी अचानक से हम लिंजाओ को देखते हैं। वो जूनर के होठों पे हाथ रख के जूनर को वहीं पे चुप करवाते हुए कह रहा होता है, फियान सिटी के अभी के सिचुएशन के बारे में मुझे सब कुछ पता है और इस मैटर को लेकर डिस्कस करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। डेमोनिक पाथ के हेयान सेट के आर्मी कैंप को दिखा होता है और वहीं पे हम सिग मास्टर को देखते हैं। वो मनी मन में कह रहा होता है, यान कॉर्प सेट के सिग मास्टर सच में सोचता है कि उसके ट्रिक्स को कोई देख नहीं पाएगा, पर अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है तो लॉर्ड ब्लड डिमन के रिवाइव होने का जो प्लान है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक समय दिखाता है कि उस रूम के अंदर बाईजी आ जाती है। फिर वो हंसते हुए कह रही होती है, सिग मास्टर, मैं आ चुकी हूँ। फिर उसके बाद वो पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रही होती है, सिग मास्टर, हमारे प्लान के मुताबिक हमने सक्सेसफुली निंजा किंगडम को क्रॉस कर चुके हैं। उसके साथ ही साथ हम निंजा किंगडम के 10,000 से भी ज्यादा आर्मी को अपने साइड पे कर लिया है। ये बातों को सुनने के बाद सिग मास्टर बाईजी के पास आते हुए कह रही होती है, भाईजी, मैंने तुमसे जैसा उम्मीद किया था, मैंने तुम्हें चूज करके कोई भी गलती नहीं किया है। तुम सच में मेरी हेयान सेट के सेंटेंस बनने के लिए क्वालिफाइड हो। अब सिर्फ हमें निंजा किंगडम के सभी आर्मी और यान कॉर्प सेट के साथ मिलकर रिथोरियस अलाइंस के ऊपर अटैक करना है और लॉर्ड ब्लड डिमन को रिवाइव करना है। इस तरीके से हमारी डिमन सेट इस दुनिया पे फिर से राइज होगा। सिक मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद बाईजी छुपके से एक स्माइल करती है। फिर उसके बाद ही वो धीमी स्वर पे सिक मास्टर को कह रही होती है, सिक मास्टर, यहाँ पे और एक बात है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ। हमारी हेयान सेट की जो स्क्वाड ट्रेजर थी जो बहुत ही लंबे समय पहले गुम हो गई थी, वो मुझे आज मिल चुकी है। फिर उसके बाद ही वो ट्रेजर सिक मास्टर के हाथ पे सौंप देती है और उस ट्रेजर को अपने हाथ पे लेते हुए सिक मास्टर कह रही होती है, तुमने एकदम सही कहा, ये हमारी हेयान सेट की ट्रेजर है जो बहुत ही लंबे समय पहले गुम हो गई थी। पर ये ट्रेजर तुम्हें कहां से मिली? पर वो अपनी बातें को खत्म कर पाती उससे पहले हमें दिखा आता है कि अचानक से उसके मुंह से खून निकल जाती है। उसके हाथ पे जो ट्रेजर रहती है वो जैन पे गिर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिग मास्टर के मुंह से खून निकलने के कारण बाईजी रहती है, क्योंकि वो अपनी तलवार को सिग मास्टर की छाती के आर पार कर दिया होता है। बाईजी की ये एक्शन को देखने के बाद सिग मास्टर बहुत ही ज्यादा शौक रहती है। उसकी जो बची हुई एनर्जी रहती है उसको यूज करते हुए बाईजी को अपने से दूर कर दिया होता है। वो शौक होते हुए अपनी कांपती आवाज में कह रही होती है, बाईजी, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करने का हिम्मत कैसे कर सकती हो? सेट पे सेंटेंस का पोजीशन तुम्हें किसने दिया था? जब तुम्हें हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा था तब उस समय तुम्हें किसने प्रोटेक्ट किया था? तुम्हारी मास्टर की डेड बॉडी को किसने कलेक्ट किया था? कोई और नहीं बल्कि मैं थी। मैंने तुम्हें हमेशा बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया है, पर आज तुमने मुझे धोखा दे दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? सिक मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद बाईजी कह रही होती है, मेरी मास्टर सुमी वो अभी भी जिंदा है। भाई बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद सिक मास्टर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कह रहे थे कि क्या ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है? मैं खुद तुम्हारी मास्टर की बॉडी को दफन किया था, तो तुम्हारी मास्टर जिंदा कैसे हो सकती है? सिक मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद बाईजी धीमी कदमों से सिक मास्टर के करीब आते हुए कह रही होती है, तूने उस समय मेरी मास्टर की जो बॉडी को दफन किया था वो ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एविल पापेट था। मेरी मास्टर जिंदा है ये न्यूज को जानने के बाद तू बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी, है ना? क्योंकि अगर मेरी मास्टर की मौत नहीं होती है तो हेयान सेट के सिक मास्टर की पोजीशन तुझे कैसे मिलेगी, है ना? ये बातों को सुनने के बाद सिक मास्टर दांत पीसते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, डैम इट, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मैं एक विनोम स्नेक को पाल रही हूँ। और वो अपने बातें को खत्म कर पाती उससे पहले बाईजी अपनी तलवार से सिक मास्टर के सिर को धड़ से अलग कर देती है। फिर उसके बाद ही वो अपनी स्पिरिचुअल फायर को यूज करते हुए सिक मास्टर की डेड बॉडी को जला के राख कर देती है। मनी मन में कह रही होती है, यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी मास्टर ने मुझे खुद के डॉटर की तरह ट्रीट किया था, पर तूने मुझे टूल की तरह यूज किया है। पर अब जब मेरी मास्टर किंगलॉ सेट पे ट्रैप होकर रह गई है तो मैं मेरी मास्टर को उस हालत पे कैसे छोड़ सकती हूँ? फिर उसके बाद ही वो मनी मन में कह रही होती है, हेयान सेट के अंदर मेरी ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर है। अब मुझे यान कॉर्प सेट के सिग मास्टर के साथ काम करके सेट के अंदर मेरी पोजीशन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए आसपास जितने सारे डिसाइबल था वो सभी डिसाइबल को कह रही होती है, सिग मास्टर इसलिए अपनी कल्टीवेशन पे थोड़ी बहुत प्रोग्रेस किया है
यही कारण वो अपनी कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू करने के लिए सिकुलेशन पे गई है, तो तुम सभी उसे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे डिसेबल था वो सभी एक साथ कह रही होती है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही बाईजी वहां से जाते हुए मन ही मन में कह रही होती है, लिंजाओ ने जैसा प्रेडिक्ट किया था वो सब कुछ वैसा ही हो रहा है, सच में उसका दुश्मन बनना बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी सीन शिफ्ट रहता है में कुछ दिन पहले का सीन दिखा आता है। वहीं पर हम लिंजाओ को देखते हैं, वो अपने सभी प्लान के बारे में बाईजी को बता रहा होता है। बाईजी मैं चाहता हूँ कि मेरा प्लान आगे कंटिन्यू हो, उससे पहले तुम तुम्हारी हेयान सेट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लो। फिर उसके बाद यान कॉर्प सेट के सिक मास्टर के साथ मिलकर तियानमो सेट और हुआंतन सेट को फियान सिटी के बाहर ट्रैप करना है, और जब सब कुछ तैयार हो जाए तो तुम तुम्हारी हेयान सेट को लेके छुपके से वहां से निकल जाना। लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद बाईजी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते हुए कह रही होती है, ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, क्या तुम मुझे मारने का कोशिश कर रहे हो? यान कॉर्प सेट के साथ मिलकर बाकी दो सेट को ट्रैप करने के बाद तो छोड़ ही दो, मैं मेरी लो कल्टीवेशन के हिसाब से वो सभी के साथ बात करने के लिए भी क्वालिफाइड नहीं हूँ। उसकी ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, अरे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपने पास से हेयान सेट के स्किया ट्रेजर को बाहर निकल लिया होता है और बाईजी के सामने रखते हुए कह रहा होता है, अगर मेरा गेस सही रहता है तो तुमने ऑलरेडी पहचान लिया है, ये तुम्हारी हेयान सेट की स्किया ट्रेजर है। अगर तुम ये स्किया ट्रेजर तुम्हारे सिक मास्टर के सामने दिखाती हो तो वो शॉक हो जाएगी और अपनी गार्ड डाउन कर देगी, और यही सिचुएशन का फायदा उठाते हुए तुम उसके ऊपर स्नेक अटैक कर देना। और अगर बात करें यान कॉर्प सेट के सिक मास्टर को मनाने का, तो तुम ये बहुत ही आसानी के साथ कर सकती हो। तभी सीन शिफ्ट रहता है, प्रेजेंट का सीन दिखा होता है। भाई हम बाईजी को देखते हैं, वो लिंजाओ के प्लान को फॉलो करते हुए यान कॉर्प सेट के सिक मास्टर को मनाने के लिए यान कॉर्प सेट के सिक मास्टर के हॉल के सामने आ गई होती है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सब कुछ लिंजाओ के प्लान के मुताबिक चल रहा है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए यान कॉर्प सेट के सिक मास्टर को कह रही होती है, मैं हेयान सेट के सेंटेस यान कॉर्प सेट के सिक मास्टर से मिलना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हॉल के अंदर रहे यान कॉर्प सेट के सिक मास्टर कह रहा होता है, अच्छा ठीक है अंदर आओ। ये बातों को सुनने के बाद बाईजी जब हॉल के अंदर एंटर करती है तो हमें दिखा था कि चारों तरफ इंसानों के कंकाल रहता है, और वही वो सभी के सामने हेयान सेट के सिक मास्टर बैठा रहता है पूरे मैजेस्टिक अपीयरेंस के साथ। बाईजी यान कॉर्प सेट के सिक मास्टर के सामने झुक के ग्रिट करते हुए कह रही होती है, मेरी सिक मास्टर इसलिए अपने कल्टीवेशन पे थोड़ी बहुत प्रोग्रेस किया है, तो यही कारण वो अपनी कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए सिकुलेशन पे गई है, और सेट के जितने सारे मैटर है वो सब कुछ टेम्परली मुझे हैंड ओवर कर दिया है। उसके साथ ही साथ सिक मास्टर ये भी चाहती है कि हम आपके साथ मिलकर काम करें। बाईजी की ये बातें को सुनने के बाद यान कॉर्प सेट के सिक मास्टर कह रहा होता है, क्या हेयान सेट की सिक मास्टर अपनी कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने जा रही है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो अपनी कल्टीवेशन पे फोकस कब किया है, या फिर कोई और मैटर है जो मैं नहीं जानता, जैसे कि उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गई है? यान कॉर्प सिक मास्टर के बातों को अवॉइड करते हुए बाईजी कह रही होती है, लॉर्ड मोसेंग मैं आपके लिए गुड न्यूज लेके आई हूँ, निंजा किंगडम हम सभी के साथ काम करने के लिए राजी हो चुका है। बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद यान कॉर्प सेट के सिक मास्टर मोसेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या तुम्हारी हेयान सेट ऐसा सोचता है कि निंजा किंगडम तुम्हारे साथ दे रहा है, यही कारण तुम सभी हमारे बराबर पावर रखते हो? उसकी ये पावरफुल ऑरा को देखने के बाद बाईजी थोड़ी डर जाती है। वो पैनिक होते हुए कह रही होती है, नहीं हम ऐसा सोचने का हिम्मत भी नहीं कर सकते लॉर्ड मोसेंग, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। पिछले समय पे मेरी सिक मास्टर बहुत ही ज्यादा चिंता में थी, तो इसलिए आपके ग्रैंड प्लान को समझ नहीं पाई थी, और अब जब मैं टेम्परली सेट के सिक मास्टर हूँ तो ये नॉर्मल सी बात है कि मैं आपके हर एक कमांड को फॉलो करूंगी, और मैं कसम खाती हूँ कि मेरी हेयान सेट लॉर्ड ब्लड डिमन को रिवाइव करने के लिए और डिमोनिक पाथ को इस दुनिया पर राइज करने के लिए पूरी साथ देगी। बाईजी की ये बातें को सुनने के बाद मोसेंग हंसते हुए कह रहा होता है, लिटिल गर्ल मैं प्रिटेंड करता हूँ कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ मैंने नहीं सुना। अगर तुम ब्लड डिमन को रिवाइव करने के लिए और डिमोनिक पाथ को इस दुनिया पे राइज करने के लिए मदद करोगी, तो मैं यान कॉर्प सेट के सिक मास्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? लिटिल गर्ल ये सच है कि तुम्हारी एम्बिशन तुम्हारे सिक मास्टर को सरपास कर दिया है, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगती है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा? और तुम्हें ऐसा क्यों लगती है कि ये सब कुछ मैटर सेटल हो जाने के बाद मैं तुम्हारी हेयान सेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा? तुम्हारी सिक मास्टर कंफ्यूज हो सकती है, पर इतना भी कंफ्यूज नहीं जो मेरे जैसे एक उल्फ को तुम्हारी घर पे बुलाए। ये बातों को सुनने के बाद बाईजी कह रही होती है, सिक मास्टर के एम्बिशन हर कोई जानता है, और सबसे बड़ी बात लॉर्ड मोसेंग आपके छोटे मोटे प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने के लिए एक लॉयल सपोर्टर की जरूरत है, तो इसलिए हमारी हेयान सेट आपके लॉयल सपोर्टर बनने के लिए तैयार है। बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद मोसेंग कह रहा होता है, पर मैं तुम्हें विश्वास नहीं करता हूँ, जब तक तुम तुम्हारी सेट के फॉर्चून को लेके खून का कसम नहीं खाती हो तब तक मैं तुम्हें विश्वास नहीं करूंगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद बाईजी कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं आपकी इस कंडीशन पे राजी हूँ। तभी बाईजी को एक ही चांस पे राजी होता हुआ देखने के बाद मोसेंग शॉक हो जाता है, और वही सामने रहे में बाईजी को दिखाती है। वो खून की कसम खाते हुए कह रही होती है, मैं बाईजी आपकी हम्बल सर्वेंट मेरी सोल और मेरी सेट के फॉर्चून को लेकर कसम खाती हूँ, अगर मेरी कंडीशन पूरा हो जाती है तो मेरी हेयान सेट हमेशा के लिए लॉर्ड मोसेंग के सर्वेंट रहेगी।
और अगर मैं ये कसम को तोड़ती हूँ तो हेवनली थंडर मेरे ऊपर गिर के मेरी बॉडी और सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। बाईजी की ये बातों को सुनने के बाद मोसेंग मन ही मन में कह रहा होता है, अब मुझे समझ में आ रहा है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये छोटी सी लड़की हेयानसेट के सिक मास्टर को ऑलरेडी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए बाईजी को कह रहा होता है, लड़की, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम मेरे साथ काम करके हेयानसेट पे अपने हाई अथॉरिटी को स्टेब्लिश करना चाहती हो। ये बातों को सुनने के बाद बाईजी कह रही होती है, सिक मास्टर प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। हेयानसेट को रूल करने की मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, पर हेयानसेट की जो प्रीवियस सिक मास्टर थी वो सेट को लेकर थोड़ी सी भी परवाह नहीं करती थी, और अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहती थी तो मेरी हेयानसेट लॉर्ड ब्लड डेमन को मदद करने के लिए क्वालिफाइड नहीं रहती। तो इसीलिए सिर्फ लॉर्ड ब्लड डेमन के लिए और डिमोनिक पाथ के लिए आपके साथ काम करने के अलावा और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाईजी की ये बातें को सुनने के बाद मोसेंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने जगह से उठते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, अगर ऐसी बात है तो चलो ब्लड ओथ को पूरा करते हैं। फिर उसके बाद ही वो दोनों हेवन का कसम करते हुए 2 तालिस्मान पे अपना नाम लिखता है, और नाम लिखते ही वो दोनों तालिस्मान मार्ज हो जाता है, और इस तरीके से ही जो ब्लड ओथ रहता है वो पूरा हो जाता है। ये देखने के बाद मोसेंग कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, अब से तुम मेरी सबऑर्डिनेट हो। मोसेंग की ये बातें को सुनने के बाद बाईजी कह रही होती है, सिक मास्टर आपकी ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मेरी हेयानसेट की प्रीवियस सिक मास्टर की कुछ सपोर्टर है, वो सभी को कंट्रोल करना थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तभी मोसेंग कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कल मैं वो सभी को सब कुछ क्लियर कर दूंगा। मोसेंग की ये बातें को सुनने के बाद बाईजी मन ही मन में कह रही होती है, अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ लिनसाओ के प्लान के मुताबिक हो रहा है, सच में वो एक टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है। हम फेयान सिटी के सिटी लॉर्ड प्लेस को देखते हैं, और उसी जगह पे हमें जुनार को दिखा आती है, वो कल्टीवेट कर रही होती है। मनी मन में कह रही होती है, बहुत ही लंबे समय से मेरी कल्टीवेशन एक ही रिलम पे अटकी हुई है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। अगर मैं एक बार मेरी कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू कर लेती हूँ तो ये सभी डिमन आर्मी को डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खुद को शांत रखने की जरूरत है, कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है। वो खुद को शांत करने के लिए मेडिटेट कर रही होती है, पर अचानक से रूम के बाहर से कोई कह रहा होता है, जुनार क्या तुम सो रही हो? तभी ये बातों को सुनने के बाद जुनार खुद को शांत करने का तो दूर की बात, वो और भी ज्यादा शौक हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है। वो हरवरी के साथ कह रही होती है, ब्रदर्स जाओ, हाँ मैं यहीं पे हूँ। तभी रूम के बाहर रहे लिनजाओ कह रहा होता है, इस रात पे तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, पर कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है जो मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ, तो मैं अंदर आ रहा हूँ, ठीक है। लिनजाओ की ये बातें को सुनने के बाद जुनार तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो ब्लास्टिंग करते हुए मन ही मन में कह रही होती है, क्या इंपॉर्टेंट बातें? इस गहरी रात पे अकेले में क्या इंपॉर्टेंट बातें हो सकता है? क्या ये हो सकती है कि ब्रदर जाओ भी? फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिनजाओ को कह रही होती है, अच्छा ठीक है ब्रदर जाओ, आप अंदर आ जाइए। जुनार की परमिशन मिलते ही लिनजाओ रूम के अंदर एंटर करते हुए कह रहा होता है, जुनार मुझे माफ करना तुम्हें परेशान करने के लिए, पर इस मैटर को लेकर बात करने के लिए मैं बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहा था, और आज मुझे फाइनली ये अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। वहीं पे लिनजाओ की ये बातें को सुनने के बाद हमें बेड के ऊपर रहे जुनार को दिखा आती है। वो अपनी गहरी अदा के साथ लिनजाओ को कह रही होती है, ब्रदर साहब जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर ये इम्पोर्टेंट मैटर है तो आप मेरे पास बैठ के खुल के सब कुछ बता सकते हैं, मैं आपके हर एक बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ। और हमें लिनजाओ को दिखा आता है। जुनार की ये बातों को सुनने के बाद, जुनार की ये एक्शन को देखने के बाद लिनजाओ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूजन में कह रहा होता है, जुनार तुम ये क्या कर रही हो? तभी लिनजाओ को इतना क्लूलेस देखने के बाद जुनार थोड़ी गुस्सा हो जाती है। वो अपनी फेस को दूसरी तरफ करते हुए कह रही होती है, ब्रदर साहब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप एक मैरिड मैन हैं, आप इस गहरी रात पे मेरी रूम पे आए हैं, अगर लोग देखते हैं तो गॉसिप हो सकता है। ये बातों को सुनने के बाद लिनजाओ कह रहा होता है, जुनार क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो? ये बातों को सुनने के बाद जुनार कह रही होती है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं सिर्फ देख रही हूँ कि ब्रदर साहब मुझे एक्स्ट्रा पोलाइटनेस के साथ ट्रीट कर रही है, इससे मुझे महसूस हो रही है कि हम दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो चुकी है और आप मुझे छोड़ के जा चुके हैं। ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद लिनजाओ थोड़ा चिंता में पड़ जाता है। वो चिंता करते हुए कह रहा होता है, जुनार तुम ये सब कुछ क्या कह रही हो? चाहे आने वाले फ्यूचर में कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरी जुनार रहोगी और तुम्हारे ऊपर मेरा जो फीलिंग्स है वो कभी चेंज नहीं होगा। लिनजाओ की ये बातों को सुनने के बाद जुनार बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो मन ही मन में कह रही होती है, मैंने जैसा उम्मीद किया था, मैं अभी भी ब्रदर जाओ के दिल में हूँ। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए लिनजाओ को कह रही होती है, ब्रदर जाओ चाहे कुछ भी हो जाए आप मुझसे बिलोंग करते हैं, तो इसलिए आज रात आप ये जुनार से जो चाहे वही मांग सकते हैं, मैं आपकी हर एक इच्छा को पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगी। ये बातों को सुनने के बाद लिनजाओ कह रहा होता है, जुनार मुझे इतना ट्रस्ट करने के लिए तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, तो इसलिए चलो आज रात हम दोनों एक साथ मिलके डिवाइन रिलम पे ब्रेक थ्रू करते हैं।
लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद जुनार तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। वो लिंजाओ से क्या उम्मीद कर रही थी और लिंजाओ क्या कह रहा है, और वही सामने हमें लिंजाओ को दिखा होता है। वो जुनार की कल्टीवेशन के ब्रेक थ्रू को लेकर डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कैसे जुनार अपनी कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने वाली है। और उसे इस तरह की बातें करता हुआ देखने के बाद जुनार बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो अपने मुंह फुलाते हुए कह रही होती है, ओह तो आप ये सब कुछ बातें करने के लिए आए हैं। पर हमें लिंजाओ को दिखा होता है वो जुनार की बातों को इग्नोर करते हुए जुनार के कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू पे मदद करने के लिए, उसकी फाउंडेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके ऊपर एक इल्यूजन मैजिक कास्ट कर देता है। और ये मैजिक एक्टिवेट होते ही जुनार की बचपन की यादें ताजा हो जाती है कि कैसे वो याचन से बेहतर होने के बाद भी उसकी मॉम उसे इग्नोर करती थी और याचन को ज्यादा फेवर करती थी, ज्यादा प्यार करती थी, ज्यादा केयर करती थी। वो अपनी मॉम की अटेंशन पाने के लिए, प्यार पाने के लिए कितना कुछ किया है, पर अंत पे उसकी मॉम सिर्फ याचन को लेकर परवाह किया है, प्यार किया है। वही इल्यूजन का अंदर रहे में जुनार को दिखाती है। अब वो बड़ी हो गई है, अब वो नॉर्थन क्वीन बन चुकी है, पर फिर भी वो अपनी मदर की केयर पाने के लिए वो अपनी मॉम को कह रही होती है, मदर मैं नॉर्थ के एनिमी को रोक के कंट्री को प्रोटेक्ट किया, यहाँ तक कि मैं खुद कल्टीवेट करके मार्शल सेंट रिलेम पे पहुंच चुकी हूँ। प्लीज आप मेरी तरफ भी देखिए, मेरी भी तारीफ कीजिए। जुनार की ये बातों को सुनने के बाद उसकी मॉम बिना मुड़े अपनी गंभीर आवाज में जुनार को कह रही होती है, बिना स्पिरिचुअल रूट के तुम कल्टीवेट नहीं कर सकती हो, या जुनार तुम खुद को याचन के साथ कंपेयर करना बंद करो क्योंकि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगी। अपनी मदर की मुंह से ये बातों को सुनने के बाद जुनार पूरी तरीके से टूट जाती है। वो खुद के ऊपर गिव अप कर देती है। जब हर कोई उसके ऊपर गिव अप कर दिया था, हर कोई उसके खिलाफ था, तब उसी समय उसकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी बन के लिंजाओ अपेयर हुआ। उसे बहुत तारीफ किया। सीन इल्यूजन से बाहर आके पास्ट का मेमोरी गायब होके हमें प्रेजेंट का सीन दिखा आता है, हमें रियलिटी को दिखा आता है। और वहीं पे हम लिंजाओ को देखते हैं, वो अभी भी जुनार का साथ देते हुए तारीफ करते हुए कह रहा होता है, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि तुम बहुत सारे डिफिकल्टी को क्रॉस करके कितने सारे मिरेकल क्रिएट किया है, तो इसलिए मैं तुम्हें पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ कि ऐसा कोई भी डिफिकल्टी नहीं है जो मेरी क्वीन को रोक सके। जुनार तुम एक बात हमेशा याद रखना, तुम मेरे लिए इररिप्लेसेबल हो। ऐसी कोई भी लड़की नहीं है जो मेरे दिल में तुम्हारी जगह को बदल सके, तो इसलिए तुम बिना चिंता के इस तरीके से आगे बढ़ती रहो। मैं तुम्हें देखता रहूंगा और जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगा मैं जरूर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लिंजाओ की ये बातें को सुनने के बाद जुनार के दिल में जो भारीपन थी, जो उसे ब्रेक थ्रू करने के लिए रोक रही थी, वो सब कुछ रिसॉल्व हो जाती है। पर फिर भी वो लिंजाओ के करीब आते हुए कह रही होती है, ब्रदर जाओ यहाँ पे और एक मैटर है जो आपको रिसॉल्व करने की जरूरत है, नहीं तो मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगी। जुनार की ये बातें को सुनने के बाद लिंजाओ मन ही मन में कह रहा होता है, और क्या मैटर हो सकता है। ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से जितना सारा मैटर जुनार को ब्रेक थ्रू करने से रोक रहा था, वो सब कुछ मैटर मैंने ऑलरेडी रिसॉल्व कर दिया है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जुनार को कह रहा होता है, जुनार तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अंत तक साथ दूंगा, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है। पर तभी अचानक से हम जुनार को देखते हैं, वो लिंजाओ को पकड़ के बिस्तर पे लेटा दिया होता है। लिंजाओ की छाती पे सिर रखते हुए कह रही होती है, ब्रदर जाओ मैं हमेशा आपके ऊपर ग्रेटफुल हूँ। ब्रदर जाओ मेरी साथ है, ये सोचते ही मेरे दिल बहुत जोरों से धड़कने लगती है। ऐसी महसूस होती है कि ये पल हमेशा के लिए रुक जाए, कभी खत्म ही ना हो। वैसे मैं नहीं जानती कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाली है, पर ये जिंदगी में मैंने आपको चूज किया है, तो इसलिए मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगी। यहाँ तक कि आपने फेरी योरोंग को शादी किया है तब भी नहीं। जब भी मैं ये सोचती हूँ मेरी दिल टूट के बिखर जाती है, तब भी मैं रिग्रेट नहीं किया है। पर आज अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाती हूँ तो मैं पूरे जिंदगी भर रिग्रेट करती रहूंगी। फिर उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे के कपड़े को खोल के एक दूसरे के ऊपर घने प्रेम में लिप्त हो जाता है, मगन हो जाता है। उस रूम से सिर्फ बेड के हिलने का आवाज आ रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा होता है। हम लिंजा और जुनार को देखते हैं, वो दोनों सिटी गेट के सामने खड़े होकर बाहर के नजारा को देख रहा होता है। और वही उन दोनों के पीछे कोई उन दोनों को एक साथ देखने के बाद मनी मन में कह रही होती है, सीनियर ब्रदर आप कल रात मुझे सुला के खुद रेस्ट करने के लिए अपने रूम पे नहीं गए थे, पर आज सुबह आप उस क्वीन के साथ हंसते हंसते खुशी खुशी बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों पर ये लड़की या जुनार को मैं बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। वैसे उन दोनों के बातचीत और रिएक्शन को देख के हर कोई कह सकता है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, मैं सीनियर ब्रदर के पास से या जुनार की स्मेल महसूस कर पा रही हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ बातें जो सोच रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि फोर्थ जूनियर सिस्टर लुयान रहती है। वो अचानक से लिंजा के पास आके कान में आके धीमे शब्द में कह रही होती है, सीनियर ब्रदर सिस्टर जुनार कल रात आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से केयर किया था, है ना? और शायद यही कारण आज सुबह आप इतना ज्यादा खुश है ना? लुयान की ये बातें को सुनने के बाद लिंजा थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद ही वो अपने सच को ढकते हुए कह रहा होता है, लुयान अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो तुम पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं जो भी प्रॉमिस करता हूँ वो हमेशा पूरा करके रहता हूँ। तो इसलिए जल्दबाजी मत करो। जब एक बार ये सब कुछ मैटर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तब उसी समय तुम्हें किया हुआ प्रॉमिस को मैं जरूर पूरा करूंगा।
भाई लिंजाओ की ये मीठी मीठी बातों को सुनने के बाद हमें लुयान को दिखाती है। वो बहुत ही आसानी के साथ लिंजाओ के बातों पे राजी हो जाती है। वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर रहा होता है, तभी जुनर उन दोनों के साइड पे आते हुए कह रही होती है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ब्रदर जाओ और फेरी लुयान के बीच में इतनी अच्छी रिलेशनशिप है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद हमें लुयान को दिखाती है। वो जुनर के सामने लिंजाओ को कस के हक करते हुए कह रही होती है, जरूर सीनियर ब्रदर के साथ मेरी रिलेशनशिप तुम्हारे जैसी नहीं है। वो ये सब कुछ कह रही होती है, पर तभी अचानक से उन तीनों को सिटी के बाहर बहुत चिल्लाने का आवाज आ रहा होता है। उन तीनों जब सिटी के बाहर देखता है तो हमें दिखा होता है कि उस जगह पे बहुत सारे डिमन की आर्मी आ गया होता है। वही भी इतने सारे डिमन आर्मी को देखने के बाद लिंजाओ पैनिक होने के बजाय खुश हो जाता है। वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओह तो सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है, वो आ गई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लिंजाओ जिसका बारे में बात कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि बाईजी रहती है। बाईजी भी लिंजाओ की तरफ देखते हुए स्माइल करती है। उसके बाद ही वो लिंजाओ के प्लान को फॉलो करते हुए अपने सभी आर्मी को लीड करते हुए फियान सिटी के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, नॉर्थन क्वीन या जुनर, तुम अपनी मौत को फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। बाईजी की ये बातें को सुनने के बाद जुनर छलांग लगा के नीचे आ जाती है। फिर उसके बाद ही बाईजी और जुनर के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों ही घमासान फाइट कर रही होती है, कोई किसी से कम नहीं रहती है। पर तभी अचानक से हम बाईजी को देखते वो नॉर्थन क्वीन या जुनर को प्रोवोक करने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए चिल्लाते हुए कह रही होती है, नॉर्थन क्वीन या जुनर, क्या तुम इतना ही कर सकती हो? क्या तुम इतना ही कैपेबल हो? अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। नॉर्थन क्वीन बनने के लिए तुम क्वालिफाइड नहीं हो। बाईजी की ये बातें को सुनने के बाद जुनर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो बाईजी की तरफ एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है और अटैक के कारण बाईजी पीछे खिसक आती है। और उसे अचानक से पीछे खिसकता हुआ देखने के बाद जुनर मनी मन में कह रही होती है, नहीं ये सही नहीं हो रही है, मेरी अटैक इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो इतनी पीछे खिसक जाए। पर जुनर आगे और कुछ समझ पाती है उससे पहले बाईजी अपने सभी आर्मी को कमांड देते हुए कह रही होती है, सभी पीछे हटो। फिर उसके बाद ही वो अपने सभी आर्मी को लेके वहां से चली जाती है। और डिमन आर्मी के वहां से जाने के बाद भाई पे जितने सारे लोग रहता है वो सभी खुश होते हुए कह रहा होता है, अरे डिमन आर्मी जा चुका है, हम जीत चुके हैं, हम जीत चुके हैं। और वही वो सभी के पीछे रहे में लिंजाओ को दिखा होता है। वो भी सामने के नजारा को देखते हुए स्माइल करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मेरे कंट्रोल पे है, चाहे कुछ भी हो जाए। किंग लियान सेठ, मेरे मास्टर, मेरे जूनियर सिस्टर, सभी को मैं बचा के रहूंगा। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखा आता है। हम बाईजी को देखते वो डिमन सेट के पावरफुल तीनों सेक मास्टर के सामने आ गई होती है और अभी की सिचुएशन के बारे में सब कुछ रिपोर्ट करते हुए कह रही होती है, तीनों सेक लीडर, प्रॉमिस के हिसाब से मेरी हेयान सेट को लीड करते हुए मैं फेयान सिटी के ऊपर अटैक किया था, पर बदकिस्मत से मेरी हेयान सेट पे ज्यादा रिसोर्सेस ना होने के कारण मैं कंटिन्यूअसली फाइट नहीं कर पाई और उसके साथ ही साथ मेरी हेयान सेट बहुत ही ज्यादा लॉस सफर किया है। बाईजी की ये बातें को सुनने के बाद साइड पे डेमो सेट के सेक मास्टर जी कह रहा होता है, हेयान सेट के सेक मास्टर, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तुम्हारी बातों को सुन के लग रहा है कि तुम इस वॉर पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हो। सेक मास्टर जी की ये बातें को सुनने के बाद साइड पे एक दूसरे सेक मास्टर कह रहा होता है, सेक मास्टर जी आप गलत समझ रहे हैं, हेयान सेट आने वाले फ्यूचर में अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखना चाहती है, तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है? उसकी ये बातों को सुनने के बाद सेक मास्टर जी कह रहा होता है, अरे तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? तुम ये मत कहना कि ये लड़की ने अभी भी जो कुछ भी रिपोर्ट किया है तुमने सब कुछ विश्वास कर लिया है। वो दूसरा सेक मास्टर कह रहा होता है, अरे नहीं 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 नहीं, मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ। वैसे हेयान सेट के सेक मास्टर, तुम्हारी हेयान सेट सेजियान सेट के सेक मास्टर नो बेतियन की तरह रिथोरियस के साथ ज्वाइन तो नहीं कर लिया है ना? तभी वो दोनों सेक मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद सामने रहे बाईजी कह रही होती है, आप दोनों को ये सब कुछ को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड डिमन और डिमोनिक पाथ के लिए मेरी लॉयल्टी एकदम टॉप पे है। वो तीनों ये सब कुछ को लेकर आर्ग्यू कर रहा होता है, पर अचानक से वो सभी के पीछे रहे में यान कॉर्सेट के सेक मास्टर को दिखा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, ये काफी हुआ। लॉर्ड ब्लड डिमन के ऊपर हेयान सेट के लॉयल्टी को लेकर क्वेश्चन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इस तरीके से जूनियर के सामने डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करके टाइम वेस्ट करने के बजाय आने वाले वॉर पे फाइट करने के लिए तैयार रहो। और हेयान सेट ने इतने सारे सैक्रिफाइस करके हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है इसे वेस्ट मत करो। यान कॉर्स सेक मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद बाकी जो दोनों सेक मास्टर रहता है वो दोनों शॉक होते हुए कह रहा होता है, सेक मास्टर मोसेंग, हेयान सेट की ये छोटी सी लड़की हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी? ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। देख के ऐसा लग रहा है कि आप हेयान सेट को कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें यान कॉर्स सेट के सेक मास्टर को दिखा होता है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, क्या तुम दोनों मेरी जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो? तुम दोनों इस तरीके से पॉइंटलेस आर्ग्यू करके लॉर्ड ब्लड डिमन के प्लान को डिस्ट्रॉय मत कर दो। प्लान के मुताबिक हेयान सेट को जितना करना चाहिए था उसने कर दिया है, अब आगे का जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम दोनों संभालो। यान कॉर्स सेट के सेक मास्टर मोसेंग की ये बातें को सुनने के बाद वो दोनों सेक मास्टर ना चाहते हुए भी राजी हो जाता है और उन दोनों को राजी होता हुआ देखने के बाद हमें सामने रहे बाईजी को दिखा आती है। वो स्माइल करते हुए मन में कह रही होती है, चलो लिंजाओ के प्लान के मुताबिक मेरी जो मिशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब लिंजाओ सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं वो सब कुछ उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है।
तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा होता है। हम डीमन आर्मी को देखते हैं, वो सभी फिर से फेयन सिटी के ऊपर अटैक कर दिया होता है। ये देखने के बाद जुनर अपनी सभी आर्मी को कमांड देते हुए कह रही होती है, सभी फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, ये सभी डिस्गस्टिंग डीमन आर्मी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, ये सभी इस दुनिया पे रहने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। फिर उसके बाद ही हम जुनार को देखते हैं, वो अपने सभी आर्मी के साथ मिलकर डीमन आर्मी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही होती है। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि जुनार के सामने डीमन सेट के सिक मास्टर जी अपेयर हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो जुनार के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच करते हुए कह रहा होता है, लड़की तुम्हारी ओपोनेंट मैं हूं। तभी सिक मास्टर जी के अचानक पावरफुल अटैक के कारण जुनार घायल हो गई होती है, मुंह से खून निकल गई होती है। वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद, जुनार की यह हालत को देखने के बाद सिक मास्टर जी हंसते हुए कह रहा होता है, नॉर्थन क्वीन, क्या तुम्हें सच में लगती है कि तुम मुझे रोक सकती हो? बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी ओपोनेंट नहीं हो। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे साथ साथ फियांन सिटी को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जुनार बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो सिक मास्टर जी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हुए कह रही होती है, इतना भी एरोगेंट मत बनो। और हमें सिक मास्टर जी को दिखा होता है, वो जुनार की हर एक अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डॉज कर देता है। ये देखने के बाद जुनार मन ही मन में कह रही होती है, इस बंदे को डील करना थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर अगर मैं एक बार इस बंदे को डील कर लेती हूँ तो बाकी सभी जितने सारे डीमन आर्मी है वो सभी को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। देख के ऐसा लग रही है कि मैं और होल्ड बैक नहीं कर सकती, मुझे मेरी बेस्ट देने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही जुनार अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए एक पावरफुल टेक्निक यूज करती है। ये टेक्निक को देखने के बाद सिक मास्टर जी कह रहा होता है, लड़की क्या तुम्हारे पास सिर्फ इतना ही है? अगर ऐसी बात है तो मुझे टेक डाउन करना इतना भी आसान नहीं है। फिर उसके बाद ही सिक मास्टर जी मन में कह रहा होता है, सच में ये बच्ची बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि एक नॉर्मल मार्शल आर्ट को इतने हाई लेवल पे कल्टीवेट किया है। यहाँ तक कि मैं खुद कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं उसके अटैक को हेड ऑन ले सकता हूँ या फिर नहीं। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से हम डीमन सेट के दूसरे सिक मास्टर को देखते हैं, वो पीछे से जुनार के ऊपर स्नेक अटैक कर दिया होता है। तभी जुनार के ऊपर स्नेक अटैक करता हुआ देखने के बाद लिन साओ आगे आते हुए कह रहा होता है, तुम सभी डिमोनिक विलेन मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद ही वो मन ही मन में कह रहा होता है, ओरिजिनल नोवेल की कहानी के हिसाब से जुनार अपनी फाइनल कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू करने के लिए डीमन सेट के 2 सिक लीडर के प्रेशर की जरूरत है। पर अचानक से जुनार के ऊपर यह स्नेक अटैक, ये सिचुएशन प्लॉट से बाहर जा रहा है। पर तभी डीमन सेट के वो दूसरे सिक मास्टर अपने हाथ पे रहे फैन को यूज करते हुए लिंजाओ के अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक दिया होता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है, अरे देख के ऐसा लग रहा है कि नॉर्थन क्वीन की बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा चिंतित है, पर चिंता मत करो, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। फिर उसके बाद ही वो अपने हाथ पे रहे फैन को यूज करते हुए जुनार की सोल को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। तभी डीमन सेट के सिक मास्टर के हाथ पे ये फैन को देखने के बाद लिंजाओ मन ही मन में कह रहा होता है, अरे ये तो सोल सप्रेसिंग फैन है, ये तो नैनगोंग बुदाओ के हाथ पे होना चाहिए, पर इस बंदे के हाथ पे क्यों है? और वही सामने में डिमोनिक सेट के सिक मास्टर को दिखा होता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है, वाओ, मुझे एक न्यू मार्शल सेंडुलम के कल्टीवेटर के सोल मिल चुका है। पर तभी अचानक से हम लिंजाओ को देखते हैं, वो उस बंदे के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, पर वो बंदा बहुत ही आसानी के साथ लिंजाओ के हर एक अटैक को डॉज कर देता है। वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद लिंजाओ मन ही मन में कह रहा होता है, वैसे जुनार की ब्रीथिंग और पास पूरी तरीके से नॉर्मल है, पर उसकी सोल को फोर्सफुली उसकी बॉडी से छीन लिया गया है। अगर समय रहते जुनार की सोल को उसकी बॉडी पे ट्रांसफर नहीं किया गया तो उसकी जो सोल की एग्जिस्टेंस है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी और उसकी मौत पक्का है। वैसे मेरे पास सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड ब्लड बोधी पील है, अगर जुनार ये पील को निगल लेती है तो जुनार की सोल जुनार की बॉडी पे आने के लिए पूरी कोशिश करेगी। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए ब्लड बोधी पील जुनार को खिला देता है, पर ये पील जुनार की बॉडी पे जाने के बाद भी जुनार की बॉडी पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आती है। वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद डिमोन सेट के वो दूसरे सिक मास्टर लिंजाओ के ऊपर हंसते हुए कह रहा होता है, लिटिल ब्रदर, चाहे कुछ भी कर लो, मेरे स्क्वाड ट्रेजर के सामने तुम्हारे कोई भी पील काम नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे हाथ पे रहे ये फैन कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं है, बल्कि ये अपर रिलम के सेलेस्टियल वेपन है। यहाँ तक कि तुम्हारी मास्टर फेरी होंगलिंग भी मेरी वेपन को रेसिस्ट नहीं कर पाएगी। और वही दूसरी तरफ हमें यहाँ जुनार की जनरल और सभी आर्मी को दिखा होता है। जुनार की यह हालत को देखने के बाद सभी चिंता में पड़ जाता है, पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं, वो अपनी जगह से उठते हुए अपने साइड पे रहे जनरल को कह रहा होता है, जनरल प्लीज जुनार को प्रोटेक्ट करना। फिर उसके बाद ही वो अपने टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज करते हुए डिमोन सेट के दोनों सिक मास्टर को कह रहा होता है, आज अगर मैं तुम सभी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता हूँ तो मेरा नाम लिंजाओ नहीं। लिंजाओ की ये बातें को सुनने के बाद डिमोन सेट के वो दूसरे सिक मास्टर हंसते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, तुम अकेला क्या ही कर लोगे। पर वो अपने बातें को खत्म कर पाता उससे पहले हम लिंजाओ को देखते हैं, वो तेजी के रफ्तार के साथ पलक झपकते ही उसके सामने आ जाता है और अपने तलवार से उस बंदे के छाती के ऊपर अटैक करके उस बंदे को घायल कर देता है। वो अपनी ये हालत को देखने के बाद सिक मास्टर जी से मदद मांगते हुए कह रहा होता है, सिक मास्टर जी, तुम और कितने लंबे समय तक इंतजार करने वाले हो, जल्दी से मुझे मदद करो। उसकी ये बातें को सुनने के बाद सिक मास्टर जी आगे आते हुए कह रहा होता है, अरे मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम एक बच्ची को भी हैंडल नहीं कर सकते, कितना एम्बेरसिंग है। फिर उसके बाद ही वो लिंजा के ऊपर अटैक करके लिंजा को पीछे खिसकने के लिए मजबूर कर देता है।
और वही बोसबी के साइड पे रेमी डेमन सेट के दूसरे सिक मास्टर को दिखा होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, अपने सभी डिसाइपल को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सभी डिसाइपल मेरी बातों को ध्यान से सुनो, रिथोरिया सेलेस के जितने सारे मेंबर है वो सभी को डिस्ट्रॉय कर दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। उसकी ये कमांड रिसीव होती है, डेमन सेट के जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी रिथोरिया सेलेस को घेर लिया होता है। सामने की ये नजारा को देखने के बाद लिंजाओ मन ही मन में कह रहा होता है, जुनार के बिना ये सभी सोल्जर अपने फॉर्मेशन को मेंटेन करके नहीं रख पाएगा, और अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है तो यह जुनार की आर्मी बहुत जल्द बहुत ही बड़ा लॉस सफर करने वाला है। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से हम डेमन सेट के दोनों सिक मास्टर को देखते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर लिंजाओ के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, बच्चे तू हमारे साथ फाइट करते समय डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है, चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। उन दोनों को अटैक करता हुआ देखने के बाद लिंजाओ भी एक स्पेल कास्ट करते हुए उन दोनों के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, सोल सप्रेसिंग फैन के अंदर इस जुनार के सोल को दिखा आती है। वो बेहोश रहती है, मनी मन में कह रही होती है, ये जगह कौन सा है, ये जगह इतना अंधेरा क्यों है, वो कौन है जो मेरे नाम से बुला रहा है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है। जब वो आंख खोल के पीछे देखती है तब उसकी नजर सोल सप्रेसिंग फैन के बाहर जाती है, और वही बाहर हमें दिखा आता है कि उसके सोल्जर अपने क्वीन को बचाने के लिए, फेयन सिटी को बचाने के लिए बिना हिचक के अपनी जिंदगी दे रहा होता है। वो सभी के मुंह पे सिर्फ एक ही शब्द रहता है, क्वीन को प्रोटेक्ट करो, फेयन सिटी को प्रोटेक्ट करो। जुनार सोल सप्रेसिंग फैन के अंदर से बाहर की नजारा को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक रहती है। वो अपने सामने रहे बैरियर को तोड़ के बाहर जाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, पर चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रही होती है। जब वो ऑलमोस्ट गिव अप करने वाली होती है तभी अचानक से उसके पीछे पहले से सोल सप्रेसिंग फैन के अंदर ट्रैप रहा उसकी सोल्जर की सोल अपेयर हो जाता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है, योर मिस्ट्री, आपको मदद करने के लिए हम आपके साथ हैं। वो सभी सोल्जर की ये बातों को सुनने के बाद जुनार रोते हुए कह रही होती है, तुम सभी के सैक्रिफाइस नॉर्थ कभी नहीं भूलेगा। फिर उसके बाद ही वो सभी सोल्जर या जुनार के सोल के पावर को बूस्ट करने के लिए अपने खुद के ही सोल को सैक्रिफाइस कर देता है, ताकि या जुनार ये सोल सप्रेसिंग फैन को तोड़ के बाहर जा पाए। तभी सीन शिफ्ट रहता है, सोल सप्रेसिंग फैन के बाहर का सीन दिखा होता है। वही हम लिंजा को देखते हैं, वो डेमन सेट के दूसरे सिक मास्टर के वही हाथ को काट दिया होता है जिस हाथ पे सोल सप्रेसिंग फैन रहता है। अपनी ये हालत को देखने के बाद वो सिक मास्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ओ नो मेरा हाथ, ये कैसा हो गया। और वही साइड पे हमें सिक मास्टर जी को दिखा होता है। सोल सप्रेसिंग फैन उस बंदे के हाथ से छूटता हुआ देखने के बाद हंसते हुए कह रहा होता है अब ये फैन मेरा होने वाला है। फिर उसके बाद ही वो उस फैन को पकड़ने जाता है, पर तभी अचानक से हम लिंजा को देखते हैं, वो उससे पहले उस फैन को अपने हाथ पे ले लिया होता है। तभी लिंजाओ के हाथों पे सोल सप्रेसिंग फैन को देखने के बाद डेमन सेट के जो दूसरे सिक मास्टर रहता है वो पैनिक हो जाता है। वो चिंता करते हुए कह रहा होता है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए हम ये सोल सप्रेसिंग फैन को खो नहीं सकते, नहीं तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो सकता है। उसकी ये बातों को सुनने के बाद सिक मास्टर जी कह रहा होता है, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी हर एक सेकंड पे इस बंदे का ऑरा कंटिन्यूअसली ग्रो होते जा रहा है। और वही उन दोनों के सामने रहे हमें लिंजा को दिखा होता है। वो अपने हाथ पे रहे सोल सप्रेसिंग फैन पे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करते हुए कह रहा होता है, जुनार तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें रेस्क्यू करने वाला हूँ। तभी लिंजा सोल सप्रेसिंग फैन पे अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करने के कारण सोल सप्रेसिंग फैन के अंदर जितना सारा सोल रहता है वो सभी वार्म महसूस कर रहा होता है। वहीं पे जुनार ये स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते ही पहचान लेती है कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी किसका है, और ये पहचानते ही वो ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, ये तो ब्रदर जाओ है। फिर उसके बाद ही सोल सप्रेसिंग फैन के अंदर जो बैरियर जुनार को रोक रहा होता है वही बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। वो बैरियर पे धीरे धीरे क्रैक पड़ने लगता है। फिर उसके बाद ही अचानक से वो बैरियर टूट के बिखर जाता है, और बैरियर टूटते ही सोल सप्रेसिंग फैन के अंदर जितना सारा सोल रहता है वो सभी बाहर आ जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद सिक मास्टर जी शॉक होते हुए कह रहा होता है, अरे ये क्या हो रहा है। ये बातों को सुनने के बाद साइड पे रहे वो डेमन सेट के दूसरे सिक मास्टर कह रहा होता है, नहीं ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, वो सभी सोल सप्रेसिंग फैन से बाहर कैसे आ गया। पर तभी अचानक से वो खुद को रोकते हुए मन में कह रहा होता है, नहीं मैं जोर से कह नहीं सकता, नहीं तो मेरा मौत हो जाएगा। वहीं पे सिक मास्टर जी कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि अब हम खुद फेयन सिटी को टेक डाउन नहीं कर सकते। तभी सीन शिफ्ट रहता है, दूसरी तरफ दिखा होता है कि लिंजाओ के पीछे से कोई लिंजाओ के नाम को बुलाते हुए कह रही होती है, ब्रदर जाओ। ये आवाज को सुनने के बाद लिंजाओ जब शॉक होते हुए पीछे मुड़ता है तो हमें दिखा होता है कि लिंजाओ के नाम को पुकारने वाला कोई और नहीं बल्कि जुनार रहती है। जुनार की सोल उसकी बॉडी पे वापस आ गई होती है, और जुनार को एकदम सही सलामत देखने के बाद लिंजाओ स्माइल करता है। फिर उसके बाद ही अचानक से हम जुनार को देखते हैं, वो अपने सभी आर्मी को कमांड देते हुए कह रही होती है, मेरी सभी सोल्जर तैयार हो जाओ, सभी डिमोन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। तभी सिक मास्टर जी जुनार की ऑरा को महसूस करते ही बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या इसकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई है, क्या वो अपनी कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू किया है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद ही वो अपने साइड पे रहे डेमन सेट के दूसरे सिक मास्टर को कह रहा होता है, पर चाहे जो भी हो मैं मेरे आर्मी को लेकर रिट्रीट कर रहा हूँ, यूमिंग तुम खुद का ख्याल रखना। सिक मास्टर जी की ये बातों को सुनने के बाद डेमन सेट के दूसरे सिक मास्टर यूमिंग कह रहा होता है, सिक मास्टर जी तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो।
और हमें सेक मास्टर जी को दिखा होता है वो यामिंग के बातों को इग्नोर करते हुए अपने सभी डिसाइपल को लेके वहां से जाने लगता है। पर तभी अचानक से जुनार सेक मास्टर जी के ऊपर अटैक करके सेक मास्टर जी को वहां से जाने से रोक देती है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, क्या तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मैंने तुम्हें परमिशन दिया है? फिर उसके बाद ही वो अपने सभी सोल्जर के साथ मिलके एक धर्मा फॉर्म क्रिएट करती है और वही धर्मा फॉर्म को यूज करते हुए सेक मास्टर जी के ऊपर अटैक कर देती है। और उस धर्मा फॉर्म के अटैक पावर इतना ज्यादा टेरिफाइंग रहता है कि सेक मास्टर जी उस अटैक को रोकने का तो कोशिश करता है पर वो धूल में बदल जाता है। और वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद, जुनार की ये पावर को देखने के बाद लिंजाओ मनी मन में कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि जुनार अपनी कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी पावर इतनी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है तभी हम जुनार को देखते हैं। वो डिमोन आर्मी को घेर के अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, तुम सभी डीमन मारने के लिए तैयार हो जाओ, आज कोई भी नहीं है जो तुम सभी को बचा सके। उसकी ये बातों को सुनने के बाद डेमन सेट के दूसरे सेक मास्टर योमिंग मनी मन में कह रहा होता है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, लॉर्ड ब्लड डेमन के रिवाइव होने का प्लान डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, चाहे मुझे खुद को सैक्रिफाइस करके नॉर्थन क्वीन या जुनार को डिस्ट्रॉय ही क्यों ना करना पड़े। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि आसपास जितने सारे मरे हुए लोगों का बॉडी रहता है वो सभी जिंदा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि यान कॉर्पसेट के सिक मास्टर मोसिंग रहता है। वो हंसते हुए कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि नॉर्थन क्वीन या जुनार वो खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मोसिंग के प्रेजेंस को महसूस करते हुए जुनार अपने साइड पर लिंजा को कह रही होती है, इस डेमोनिक कल्टीवेटर के प्रेजेंस को महसूस करते हुए मैं कह सकती हूँ कि इसका कल्टीवेशन नेसट सोल रिलम से ऊपर है। वैसे मैंने अभी मेरी कल्टीवेशन पर ब्रेक थ्रू किया है जिसके कारण मेरी रिलम स्टेबल नहीं है, तो इसलिए ब्रदर्स आओ मैं और मेरी सभी सोल्जर मिलके इस डेमोनिक कल्टीवेटर को रोकने की कोशिश करती हूँ, क्या आप आपके सेट पे जाके मदद के लिए पूछ सकते हैं? जुनार की ये बातों को सुनने के बाद लिंजा स्माइल करते हुए कह रहा होता है, जुनार चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, और सबसे बड़ी बात ये डेमोनिक कल्टीवेटर मोशन का मौत यहीं पे होने वाला है। वहीं पे लिंजाओ की ये बातों को सुनने के बाद जुनार प्लसिंग करते हुए कह रही होती है, ब्रदर्स आओ मैं आपको पूरी तरीके से विश्वास करती हूँ। तभी उन दोनों के सामने हमें यान कॉर्पसेट के सिक मास्टर मोसिंग को दिखा होता है। वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए गंभीर आवाज में कह रहा होता है, बच्चे बड़े बड़े बातें हर कोई कह सकता है पर बहुत कम लोग ही है जो उस बातें को पूरा कर पाता है। फिर उसके बाद ही वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए एक टेक्निक कास्ट करता है और ये टेक्निक को यूज करते ही बैटलफील्ड पे जितना सारा कॉर्प्स रहता है वो सभी जिंदा हो जाता है। ये देखने के बाद जुनार अपनी सभी आर्मी को कमांड देते हुए कह रही होती है, सभी फॉर्मेशन पे आ जाओ और ये सभी डीमन को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि यान कॉर्प्स सिक मास्टर के सभी कॉर्प्स और जुनार के सभी आर्मी के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाता है। पर इस बैटल पे यान कॉर्पसेट के सिक मास्टर बहुत ही ज्यादा एडवांटेज पे रहता है क्योंकि जितने सारे सोल्जर मर रहा होता है वो सभी यान कॉर्पसेट के सिक मास्टर मोसेंग के टेक्निक के कारण फिर से कॉर्प्स बन के जिंदा हो जा रहा है। इस तरीके से मोसेंग के जो कॉर्प्स अनडेड आर्मी रहता है वो बढ़ते ही जा रहा होता है, जो जुनार की आर्मी के लिए ये सब कुछ हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। सामने की ये नजारा को देखने के बाद जुनार लिंजा को कह रही होती है, ब्रदर्स आओ मैं और होल्ड करके नहीं रख सकती। ये बातें को सुनने के बाद लिंजा कह रहा होता है, पर उसका पावर डेथ से आ रहा है, जितना मरेगा उसका आर्मी उतना ही ज्यादा लार्ज होता रहेगा। वहीं पे बोसवी की ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें सामने यान कॉर्पसेट के सिक मास्टर मोसेंग को दिखा होता है। वो हंस रहा होता है पर तभी अचानक से उसे बीस्ट के रोआर करने का आवाज आता है। ये आवाज को सुनने के बाद जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो हमें दिखा होता है कि उस जगह पे फोर्थ जुनिसिस्टर लुयान सभी बीस्ट को कंट्रोल करते हुए बैटलफील्ड पे आ गई होती है। फिर उसके बाद ही फोर्थ जुनिसिस्टर की कंट्रोल किया हुआ सभी बीस्ट वो सभी कॉर्प्स को पूरी तरीके से निगल लेता है ताकि मोसेंग के टेक्निक के कारण वो सभी कॉर्प्स और रिवाइव ना हो सके। वही सामने की ये नजारा को देखने के बाद मोसेंग हंसते हुए कह रहा होता है, क्या तुम सभी को सच में लगता है कि ये सभी बीस्ट मुझे रोक सकता है? फिर उसके बाद ही वो अपने 1000 बार्निंग टेक्निक नाम का एक टेक्निक यूज करते हुए अपने सभी कॉर्प्स के पावर को बूस्ट कर देता है। इस तरीके से उसके जितने सारे कॉर्प्स रहता है वो सभी लुयान के बीस्ट को बहुत ही आसानी के साथ खत्म कर देता है। सामने की ये नजारा को देखने के बाद अपने सभी बीस्ट को मरता हुआ देखने के बाद लुयान बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। वो उदास होते हुए कह रही होती है, नहीं ये कैसे पॉसिबल हो सकती है? पर तभी अचानक से हम जुनार को देखते हैं। वो सीधा मोसेंग के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, डीमन तुम मरने के लिए तैयार हो जा। पर हमें मोसेंग को दिखा होता है वो बहुत ही आसानी के साथ जुनार के अटैक को रोक दिया होता है। तभी जुनार को अटैक करता हुआ देखने के बाद फोर्थ जुनिसिस्टर लुयान भी अपने 8 क्लाइड व्हाइट ड्रैगन को राइड करते हुए मोसेंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। पर हमें मोसेंग को दिखा होता है वो एक बहुत ही पावरफुल फार्म अटैक करते हुए लुयान के साथ ही साथ उसकी 8 क्लाइड व्हाइट ड्रैगन को भी घायल कर दिया होता है। पर वो प्लाम अटैक वहीं पे नहीं रुकता है, लिंजा और जुयान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा होता है। मोसेंग की ये ओवरफ्लोइंग पावर को देखने के बाद जुनार, लुयान, लिंजा वो सभी पावरलेस महसूस कर रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उसका प्लाम अटैक लिंजा और जुनार के ऊपर लगने वाला होता है। उससे पहले कोई उसके प्लाम अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो प्लाम अटैक डिस्ट्रॉय होने के कारण मोसेंग के मुंह से खून निकल जाता है। वो आसपास देखते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है,
वो कौन है जो मेरे मैटर पे इंटरफेयर करने का हिम्मत कर सकता है? ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखा होता है कि उस जगह पे एक फेरी ग्रैंड एंट्री करती है और वो फेरी कोई और नहीं बल्कि जाओ होंगलिंग रहती है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, तुम सभी इनह्यूमन क्रिएचर मेरी डिसाइपल को टच करने का हिम्मत कैसे कर सकते हो? जाओ होंगलिंग की ये बातें को सुनने के बाद मोसेंग कह रहा होता है, जाओ होंगलिंग, अब मेरा कल्टीवेशन नेसर सोलम से ऊपर जा चुका है, अब तुम मेरे से कंपेयर कैसे कर सकती हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें रिफाइन करके मेरे ग्रेटेस्ट वेपन बनाने वाला हूँ। उसकी ये बातों को सुनने के बाद जाओ होंगलिंग अपनी पावरफुल फिनिक्स ऑरा को रिलीज करती है। ये देखने के बाद मोसेंग भी अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करता है। तभी उन दोनों की ये पावरफुल ऑरा को देखने के बाद उन दोनों से कई मीटर दूर हमें जूनार को दिखा होती है। वो अपने साइड पे रहे लिंजाओ को कह रही होती है, उन दोनों के ऑरा को देख के लग रही है कि वो दोनों ही नेसर सोल रिलम पे है, पर उस डीमन के कल्टीवेशन नेसर सोल रिलम के पीक पर है। क्या फेरी होंगलिंग सही रहेगी? ये बातों को सुनने के बाद लिंजाओ कह रहा होता है, अरे तुम मास्टर को लेकर चिंता मत करो, तुम पहले ये देखो कि वो डीमन मेरी मास्टर की अटैक से बच पाएगा या फिर नहीं। फिर उसके बाद ही हमें दिखा होता है कि जाओ होंगलिंग और मोसेंग के बीच में घमासान फाइट शुरू हो जाता है। जाओ होंगलिंग की हर एक अटैक इतनी पावरफुल रहती है कि मोसेंग पीछे खिसकने के लिए मजबूर हो रहा होता है। जाओ होंगलिंग की टेरिफाइंग अटैक के कारण मोसेंग के हाथ पे चोट लग गया होता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, मेरा कल्टीवेशन क्लियरली उससे हाई है, पर उसकी अटैक पावर इतनी टेरिफाइंग कैसे हो सकती है? अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है तो मैं बहुत जल्द हार जाऊंगा। फिर उसके बाद ही वो अपने सभी डिसाइपल को कमांड देते हुए कह रहा होता है, सभी डिसाइपल मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ब्लड सोल यान सैक्रिफाइस एयर को एक्टिवेट करो। मोसेंग की कमांड रिसीव होती है, उसके जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है और फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद ही उस फॉर्मेशन के अंदर जितने सारे लोग रहता है वो सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगता है। ये देखने के बाद फॉर्मेशन के अंदर बाकी जितने सारे डिमोन सेट के मेंबर थे वो सभी शॉक होते हुए कह रहा होता है, अरे ये क्या हो रहा है? ये फॉर्मेशन मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है? यान कॉर्प सेट के मेंबर तुम सभी क्या प्लान कर रहे हो? वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद यान कॉर्प सेट के डिसाइपल वो सभी को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी पहले शांत हो जाओ, अगर लॉर्ड मोसेंग हार जाता है तो रिथोरियस कल्टीवेटर के हाथों पे हमारा मौत हो जाएगा, तो इसलिए इस मूवमेंट पे हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी लॉर्ड मोसेंग के शरीर पे ट्रांसफर करना होगा, इस तरीके से हम सर्वाइव कर पाएंगे और लॉर्ड ब्लड डिमन को रिवाइव करने का जो प्लान है वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये बातों को सुनने के बाद डिमन सेट के जितने सारे मेंबर थे वो सभी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए राजी हो जाता है और वो सभी के स्पिरिचुअल एनर्जी मोसेंग के शरीर पे आते ही उसका जो पावर रहता है वो बूस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो हंसते हुए कह रहा होता है, जा होंगलिंग, इस तरीके से मेरा कॉर्प्स एनर्जी इनफिनिट है, अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे सर्वाइव कर पाती हो। ये बातों को सुनने के बाद जा होंगलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो मोसेंग के ऊपर अटैक करते हुए कह रही होती है, तुम सभी डीमन अगर फाइट करना चाहते हो तो फाइट करो, इस तरीके से बातें करके टाइम वेस्ट मत करो, चलो अब मारने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, मैं दूसरी तरफ बाईजी को दिखा आती है। वो फॉर्मेशन की तरफ देखते हुए मन ही मन में कह रही होती है, अगर इस तरीके से कंटिन्यू चलती रहती है तो मोसेंग को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए फॉर्मेशन के अंदर है सभी लोगों को सुनाते हुए कह रही होती है, हे भगवान, ये ओमेन तो रिथोरियस पाथ के स्वॉर्ड इमॉर्टल जाओ होंगलिंग है जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। बाईजी की ये बातें को सुनने के बाद फॉर्मेशन के अंदर जितने सारे लोग रहता है वो सभी कंफ्यूज होने लगता है। वही भी एक बंदा कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो हमें क्या करना चाहिए? ये बातें को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मैंने सुना है कि ये स्वॉर्ड इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अगर लॉर्ड मोसेंग हार जाता है तो हमारे जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं है। वो सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद बाईजी कह रही होती है, एकदम सही कहा, मैं जो समझ पा रही हूँ लॉर्ड मोसेंग टाइम बाय कर रहा है ताकि हम यहाँ से भाग पाए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम लॉर्ड मोसेंग के एफर्ट को वेस्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद ही बाईजी अपने सभी डिसाइपल को लेकर वहां से चली जाती है। तभी बाईजी को वहां से जाता हुआ देखने के बाद फॉर्मेशन के अंदर बाकी के जितने सारे डिमन सेट के मेंबर थे वो सभी भी बाईजी को फॉलो करते वहां से चला जाता है और वो सभी के वहां से जाने के बाद ब्लड सोल यान फॉर्मेशन का जो पावर रहता है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। ये देखने के बाद मोसेंग मनी मन में कह रहा होता है, अरे फॉर्मेशन का पावर इतना कमजोर कैसे हो गया और डिमन सेट के बाकी सभी मेंबर फॉर्मेशन को छोड़ के भाग क्यों रहा है? देख के ऐसा लग रहा है कि मैं ये लंबे समय तक खींच नहीं सकता, जितना जल्दी हो सके ये फाइट को खत्म करना है। फिर उसके बाद वो यान डीमन थ्रोन नाम का एक टेक्निक यूज करता है और ये टेक्निक को यूज करने के बाद ही उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा स्केलेटन अपीयर हो जाता है और वही स्केलेटन को यूज करते हुए जा होंगलिंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। उसकी ये अटैक को देखने के बाद जा होंगलिंग कह रही होती है, डीमन तो ये तेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। फिर उसके बाद ही वो अपनी ब्लूम ऑफ डिस्ट्रक्शन नाम का एक टेक्निक यूज करते हुए स्वॉर्ड स्लैश करती है और उसकी अटैक की पावर इतनी ज्यादा रहती है कि मोसेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए मोसेंग को पूरी तरीके से घायल कर देता है। पर हम मोसेंग को देखते हैं, वो अपना बचा हुआ एनर्जी को यूज करते हुए तेजी के रफ्तार के साथ अपना जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है। उसे भागता हुआ देखने के बाद जा होंगलिंग सोच रही होती है कि उसे पीछा करना चाहिए या फिर नहीं, पर तभी साइड पे रहे लिंजाओ स्माइल करते हुए कह रहा होता है, मास्टर आपको उसे पीछा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने मौत के दरवाजे पे पहुंच चुका है। सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखा आता है।
हम मोसेंग को देखते वो अपना बचा हुआ एनर्जी को यूज करते हुए फियांग सिटी से बहुत दूर आ गया होता है। उसका सिचुएशन बहुत ज्यादा टाइट रहता है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उसके सामने कोई अपेयर हो जाता है। जब वो अपने सिर उठा के ऊपर देखता है तो हमें दिखा होता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि बाईजी रहती है। वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, लॉर्ड मोसेंग क्या आप सही है? मैं आपको रेस्क्यू करने के लिए आई हूँ। ये बातों को सुनने के बाद मोसेंग कह रहा होता है, मैं जानता था, मैं तुम्हें मिसजज नहीं किया है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेयान सेट को बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रीट करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद बाईजी मोसेंग को उठाने के लिए मदद करती है। फिर उसके बाद ही वो वहां से ले जाते हुए कह रही होती है, लॉर्ड प्लीज आप इस तरफ आइए। तभी मोसेंग कह रहा होता है, बाईजी तुमने इस समय बहुत ही बढ़िया काम किया है, अगर तुम कोई रिवार्ड चाहती हो तो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मोसेंग की ये बातों को सुनने के बाद बाईजी एक इविल स्माइल करते हुए कह रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो लॉर्ड मोसेंग क्या आप आपकी जिंदगी मुझे रिवार्ड के तौर पे दे सकते हैं? ये बातों को सुनने के बाद मोसेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, पर वो आगे और कुछ रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले बाईजी की प्लान के मुताबिक वो एक फॉर्मेशन पे ट्रैप हो जाता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, बाईजी की ये एक्शन को देखने के बाद मोसेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुमने मेरे साथ ब्लड ओथ साइन किया है, अगर तुम मुझे धोखा देती हो तो तुम इंस्टेंटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाओगी। बाईजी कह रही होती है, अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपको नहीं मारने वाली हूँ, आप तो किंगलॉ सेट के यंग टैलेंट के हाथों में सैक्रिफाइस होने वाले हैं। फिर उसके बाद ही उन दोनों के पीछे से लिंजाओ बाहर आते हुए कह रहा होता है, लॉर्ड मोसेंग आपको ट्रैप करने के लिए हमारा प्लान कैसा था? और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे का एपिसोड पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दो। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हो @Mr. Giant Enemy, मिल जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट होता है, फास्ट अपडेट होता है, वो सब कुछ वहीं पे अपलोड कर देता हूँ, तो जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।